आनंद रंगनाथन, टी राजा सिंह, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तौरसेकर, सुधांशु त्रिवेदी, अजय रैना आदि अचिंत और कई अन्य वक्ता, आपके सभी पसंदीदा स्पीकर्स आपको मिलेंगे एक मंच पर। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। हमने एक धन राशि तय की है जिसका टारगेट आपको ही पूरा करवाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की भूरी भूरी बधाई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओंकार चौधरी जी और अभिषेक तिवारी जी, जिनसे हम बात करेंगे कुछ सामाजिक विषयों के बारे में। और आप सभी से अनुरोध है कि ऊपर दिख रहा QR आप अवश्य स्कैन करें, उससे आपको हमारे राष्ट्रवादियों के महाकुंभ 7, 8, 9 नवंबर को दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 को योगदान देने में आपको सहायता मिलेगी। आप उसके माध्यम से योगदान दे सकेंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो ओंकार जी से आरंभ करेंगे। सर ओंकार जी, आपको ये नहीं लगता कि राहुल गांधी के साथ भारी अन्याय हो रहा है और वो ट्रंप जिनकी डेड इकोनॉमी के बस पे उन्होंने जो है वो पूरा चलाया था, उन्होंने उस ट्रंप ने उनको पूरी तरह से मीडिया से बाहर कर दिया है। उनके ऊपर कोई हेडलाइन ही नहीं चल रही। जो देखो ट्रंप और मोदी, थोड़ा बहुत बचा तो पुतिन। ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन मीडिया, ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, विशेषकर हमारे विपक्ष की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए तो मुझे बहुत बड़ा एक संकट दिख रहा है, खतरा है। म्यूटेड है। आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संजय जी, देखिए, राहुल गांधी गलत लाइन में आ गए हैं या गलत लाइन में उनको डाल दिया गया है जबरदस्ती। और ये बात कई बार डिस्कस हो चुकी है। उनकी रुचि राजनीति में है नहीं, वो राजनीति को समझते नहीं हैं, जो डायमेंशंस हैं वो भी नहीं समझते हैं और उनको गलतफहमी बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि जो परसेप्शन की घुट्टी वो मतदाताओं को और देशवासियों को पिलाना चाहते हैं, और ये घुट्टी भी आयातित है, कहीं से उनको दी जाती है। उनको उनको ज्ञान दिया जाता है कि आप अब ये करिए, अब ये करिए, अब ये शब्द का इस्तेमाल शुरू करिए, इसलिए वोट चोरी ले आए। पहले चौकीदार चोर थे, अब वोट चोरी हो गई। तो इनके समय समय पर जो है वो ये नैरेटिव गढ़ते रहते हैं या कहीं और से गढ़ा हुआ नैरेटिव होता है, उस लाइन पर चलने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे विद्वान लोगों से घिर गए हैं जिन्होंने बाल तो लंबे लंबे कर लिए हैं, घुंघराले कर लिए हैं, लेकिन वो कभी उस तरीके से राष्ट्र के प्रति और कहना चाहिए कि जो हमारी विरासत है, गौरवान्वित करने वाली विरासत है, उसके प्रति जो उनका समर्पण है या जो एक प्रतिबद्धता होती है, जो एक आस्था होती है, उस कसौटी पर अगर खरे उतरें, जिस तरह का वातावरण है इस समय देश में, मैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। हो सकता है अब से 2 दशक पहले तक या 1.5 दशक पहले तक भी ये वातावरण निर्मित ना हुआ हो जो इधर हो गया है। और ये कोई 1-2 रात में, 1-2 दिन में नहीं हुआ है, अथक परिश्रम करना पड़ा है और खुद प्रधानमंत्री इसमें तपे हैं, रमे हैं और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। यानी विरासत को सहेजने का, उसको पुनर्स्थापित करने का, पुनर्प्रतिष्ठापित करने का, केदारपुरी से लेकर के काशी नगरी तक और उज्जैन की नगरी से लेकर के सोमनाथ और उसके बाद अयोध्या और अब कृष्ण नगरी, ये सब
सबको दिखाई देता है। और ये एक जो वातावरण बन गया है, इसमें आप कोई और राग आलापें या और लाइन लें और अपने नेता को भी उसी लाइन पर आगे बढ़ा करके आप लोगों का और समग्रता में जो कोटि-कोटि मतदाता है, उसका मन जीतने की कोशिश करें, ये हो नहीं सकता है। ये लगातार विफल हो रहे हैं, लेकिन इनको आँखें नहीं आ रही हैं। जो बात आपने कही है कि इस समय अगर चर्चा में कोई है, तो मोदी जी हैं या ट्रंप है या फिर पुतिन जो अलास्का होकर के लौटे हैं, और मैं तो कहूँगा कि विजयी होकर के लौटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उससे पहले किस तरह की ब्लैकमेलिंग की एक भाषा का यूज़ कर रहे थे, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, ये गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इनके बिगड़ैल वित्त मंत्री बेसेंट जो है वो भारत को धमकी दे रहे थे कि हम भारत पर और टैरिफ थोप देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप धमकी दे कर के या विश्व के शहंशाह बन कर के, मठाधीश बन कर के अगर हाथ में हंटर लेकर के सबको हाँकने की कोशिश करेंगे, तो वही जवाब मिलेंगे जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति की तरफ से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उतने वोकल नहीं हैं और लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने बहुत ही संयत तरीके से संकेतों में वो सब कह दिया है जो लूला साहब ने मंच से बहुत कहना चाहिए कि जैसे राहुल गांधी को बोलने की आदत है, उस अंदाज में उन्होंने ट्रंप के बारे में काफ़ी उल्टा-सीधा कह दिया था। तो आपका वज़न मुझे लगता है कि 30-35% रह जाता है, जब आप कह देते हैं। लेकिन कहते नहीं हैं और संकेतों में सब कुछ निपटा भी देते हैं, तो आप एक बहुत भारी पड़ते हैं लोगों पर। तो एक तरफ तो हमने कल देखे विज़ुअल कांग्रेस ऑफिस के, जहां राहुल गांधी की पेशानी पर सलवटें दिखाई दे रही थी, चेहरे पर एक तनाव दिखाई दे रहा था, एक बदहवासी सी थी, एक नींद जैसी स्थिति थी। और ये सब भी तिरंगे के नीचे खड़े होकर के अगर आप इस तरह की भाव भंगिमा बनाते हैं, तो लोग इसका नोटिस तो लेते हैं कि जब हमारे स्वतंत्रता दिवस का समारोह है, वो चाहे आपकी पार्टी ऑफिस में हो, चाहे लाल किले में हो, आप उसके प्रति कुछ सजग, सतर्क और उत्साहित दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके चेहरे पर जो एक चमक होनी चाहिए एक राष्ट्रीय दिवस पर, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो कई बार लगता है कि इनको जबरन जो है वो हाथ पकड़ करके ऐसी पोजीशन में ला करके खड़ा कर दिया गया है, जिसमें इनकी दिलचस्पी थी नहीं एक्चुअल में, और इनको संभवतः ये जानकारी ही नहीं है जो इनको पहाड़ा पढ़ा दिया जाता है या आपके परिवार ने ही आज़ादी दिलाई है, ये उसी में मगन हैं। पर अ, लाखों करोड़ों लोगों ने जो बलिदान दिए हैं और जो सब कुछ अपना दांव पर लगाया है, और किस तरीके से आज़ादी मिली है, वो जो पूरा इतिहास है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है और दूसरी चीज़ें हैं, उनके बारे में इनको कुछ अता-पता नहीं है। इसलिए ये अपने आप में मगन हैं, अपने आप में ही ये कहीं खोए रहते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ खड़े होकर के भी इनको ये लग रहा था कि मुझे तो लाल किले की प्राचीर पर होना चाहिए था। ये पता नहीं कहाँ से चाय वाला आ गया और उसके बाद जो है ये 12वीं बार तिरंगा फहरा रहा है और राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहा है। मेरी दादी को भी निरंतरता में पीछे छोड़ दिया। 11 बार का राष्ट्र को संबोधन उनके नाम था। आज ये 12वीं बार संबोधित करके हमारे परिवार को नीचा दिखा रहा है। हाँ, बताइए। वो भी वोट चोरी करके। जी हाँ, तो इस अंदाज में वो उनकी थिंकिंग और उनका थॉट प्रोसेस चलता है। तो सवाल ये है कि इसका निदान क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका उपचार क्या है? तो ये उपचार तो यही है कि भैया जो मूल विषय हैं, जिनमें आपकी दिलचस्पी है, आप लौट जाइए, क्योंकि यहाँ जितने दिन रहेंगे और दुखी होंगे, क्योंकि मोदी जी तो नहीं, आप आप नहीं, पूरा अच्छा सर, ये भाषण अगर देख आप कह रहे हैं तो फिर हमारा एंटरटेनमेंट का क्या होगा? हम इससे सहमत नहीं हैं। हमें एंटरटेनमेंट भी तो नहीं, चाहिए, पब्लिक भारत को जो भारत एंटरटेनमेंट। भारत आपको निराश नहीं करेगा, विपक्ष आपको निराश नहीं करेगा। तो बहुत सारे वहाँ पर ऐसे और संभावनाशील चेहरे हैं, महाराष्ट्र अच्छा। से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक और बिहार से लेकर के
पता नहीं कहाँ-कहाँ तक बहुत सारे ऐसे एक से एक रत्न जो हैं वो आपके सामने उभर करके आ जाएँगे। संजय जी, आप निराश ना हों। अभिषेक जी, आप ही बताएँ उपचार क्या है? सबसे पहले तो आपको और ओमकार सर को प्रणाम। और ओमकार सर के ऊपर सोशल मीडिया का असर पड़ रहा है, ट्रोलर्स का असर पड़ रहा है। वो खुद जिस प्रकार से हो सकता है मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक होने का, क्योंकि ट्रोलपति ट्रोलेश्वर तो वो भी हैं। और कल उन्होंने लाल किले के मंच से कुछ लोगों को किया। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है सर, कि वो पहले ये समझे नहीं, कि वो आप तो पहले ये बताइए, कल जो थे वो बारिश की वजह से दुखी थे या कि सो रहे थे? नहीं सर, वो दुखी हैं। मैं नहीं, वही वो कह रहा हूँ, वो दुखी है। ऐसे उनके झपकी आ रही थी खड़े-खड़े, तो वो किस चीज़ का क्या इंगित करता है? अफ़ीम इंगित आप करता है कि कोई वो आपका वो मेथ इंगित करता है, या कि क्या हुआ, या ट्रम्प से रात में बातचीत कर रहे थे, उसका प्रभाव है? क्या क्या बात क्या है? नहीं, उसका प्रभाव नहीं। सर मैं एक आपको 2 बैक टू बैक थंबनेल दिखाता हूँ। अच्छा, ठीक है? बताइए। हुँ। ये थंबनेल है, लाल किले से मोदी का आखिरी भाषण था क्या? भाषण में दे दिए गए बड़े संकेत, लगता है विदाई का वक्त आ गया है। 2 वर्ष पहले पुण्य प्रसून वाजपेयी ने डाला। कंटेंट वही है, टेम्पलेट वही है। क्या ये है आखिरी भाषण? इस बार क्वेश्चन मार्क नहीं है। लाल किले के प्राचीर से क्या कह गए प्रधान सेवक? अच्छा, तो ये तो आखिरी भाषण हर बार कहलवाते हैं भाई। ये मैं 2023 में तो सबने डिक्लेयर कर दिया था आखिरी भाषण। आप समझ नहीं सर रहे हैं सर। मैं आ रहा हूं राहुल गांधी पर ही। हुँ। जिन चमचों से राहुल गांधी घिरे हैं और रोज आके कहते हैं कि बस अब सत्ता दूर नहीं है मालिक, अब मालिक बस आप लाल किले से फहराने वाले हैं। और ये आज से नहीं है सर। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी, एक उनके लिए स्टेज बनाया गया था नकली लाल किले का, 2013 के चुनाव में उन्होंने उस पर भाषण दिया। हाँ, तमतमाए यस, मणिशंकर याद आया। तमतमाए मणिशंकर अय्यर आया और कहे कि हाँ, फर्जी लाल किले से ही इनको भाषण दे रहा है, ओरिजिनल लाल किला नसीब नहीं होगा। तो जो हालत पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है, वो हालत राहुल गांधी की टीम की है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक बैट्समैन टांग उठा के ऑस्ट्रेलियन पिच पर गलती से एक छक्का मार देता है, उसको बोलेंगे ये यशस्वी जायसवाल है, ये शुभमन गिल है। अरे भाई, तुलना तू कर क्यों रहा है? तू अपनी टीम देख। राहुल गांधी का एग्जैक्टली वही है। मोदी बूढ़े हो रहे हैं, मोदी बुजुर्ग हो रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। कल मोदी जी का लाल किले से जो बॉडी लैंग्वेज था और कल राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज, मोदी जी 20 साल आयु में उनसे लगभग बड़े हैं और राहुल गांधी अभी 60 भी नहीं हुए, यानी ऑफिशियल रिटायरमेंट का नहीं है। फिर भी वो अंतर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चिंता जो है वो कहीं समान है। बाल सफेद हो गई, दाढ़ी कार्ल मार्क्स की तरह बढ़ रही है और दिन रात इस चिंतन में, यार मैं पीएम नहीं बनूंगा इस खानदान में जन्म लेने के बाद, क्या मैं कलंकित कर जाऊंगा अपने परिवार को? मेरे परिवार से कोई पीएम कैसे नहीं बनेगा? मैं तो पैदा हुआ था पीएम बनने के लिए। वो दिन रात वही सोच रहे हैं। यार, वोट चोरी वाला भी मामला फेल हो गया, साला इससे ज्यादा समर्थन तो हमको आवारा कुत्तों को समर्थन देने पे मिल गया। दूसरी बात और इसी में है अभिषेक जी, कि सुप्रीम कोर्ट भी समर्थन नहीं दे रहा है। कुत्तों को ज्यादा बताइए। समर्थन दे रहा है, कांग्रेस को कुत्तों जितना भी नहीं दे रहा। हाँ, देखिए, कोई पशु लवर ऑफेंड ना हो, मैं पहले ही बता रहा हूं, किंतु ये बात सत्य है। जब राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों की बात की तो इस देश में बहुत सारे लोग समर्थन में आए। मुझे रियलाइज हुआ कि यस, ये राहुल गांधी ये सही लाइन पर है। लेकिन फिर वो अगले दिन वोट चोरी पर आया, बोला बिहार में जाके वोट यात्रा करेंगे। बिहार में एक्चुअल स्थिति क्या है पहले ये समझे, फीडबैक ले। वो यहां का जनमानस एसआईआर की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, हर वो फॉर्म सबमिट कर रहा है। बीएलए और बीएलओ के बीच जो समन्वय है, उसका असर यह है कि अभी तक एक भी कंप्लेन
नहीं आया। जो मृत लोगों के कंप्लेन मिल करके गए हैं, उन्होंने खुद, दूसरे यूट्यूबर्स ने एक्सेप्ट करा दिया, बोला हम तो खाली चेंज कराना चाहते थे इसलिए ऐसा बोल गए। मतलब सोशल मीडिया के आगमन से जो भी वो प्रपंच फैलाता था कांग्रेस इकोसिस्टम, अटल जी के जमाने में खूब फैला लिया। हमको याद है, मैं छोटा था, बस ट्रेन वगैरह में जब ट्रेवल करता था, तो बिहार के अंदर इस प्रकार से नेता कांग्रेस के और राजद के बात करते थे। कहां अटल बिहारी वाजपेयी भी कोई परिवर्तन लेके आए, कोई विशेष काम तो नहीं किया। ऊपर से कारगिल का लड़ाई हुआ, उसमें कितना खर्चा हो गया, एटम बम बनाने की क्या जरूरत थी। कोई ये नहीं बताता था कि वो आदमी सर्व शिक्षा अभियान लेकर के आया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लेकर के आया, कितना बीपीओ सेक्टर को कितना क्रांतिकारी ढंग से जोड़ दिया प्रमोद महाजन ने। नहीं बात करेंगे। पेंशनों छीन लिए, हटाना पड़ेगा वापस की, लेकिन लाना किसको पड़ेगा? वही लालू यादव को। वाह रे वाह। अब वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे ध्वस्त हो रहा है। जब ये प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो रहा है प्रतिदिन, ऐसे करोड़ों, देखिए मोदी जी का हथियार जो है ना, उनका किया हुआ काम तो है, लेकिन उनके साथ जो करोड़ों निस्वार्थ रूप से सोशल मीडिया पर वॉरियर है, जिनका भाजपा से दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ समर्थक है, वो दिन रात जो एक्सपोज कर रहे हैं, पेड कर्मचारी उनके आगे कैसे लड़ेंगे सर? एक वो योद्धा जो पैसे के लिए नहीं लड़ रहा है, विचार के लिए लड़ रहा है, क्रांतिकारी बदलाव के लिए लड़ रहा है, और एक पैसे पर ट्वीट कर रहा है, कब तक टिकेगा सर? कहां तक टिकेगा? ये जो चिंता है वो वाजिब है। राहुल गांधी अगर इसको सुधारना चाहते हैं तो पहले वो एक्सेप्ट करें कि वो 90 चुनाव हार चुके हैं, और 90 चुनाव के हार का कारण उनका सनातन द्रोही विचार होना है, उनके इकोसिस्टम का सनातन द्रोही वाला विचार है। शत्रुबोध इस देश में जागृत होता जा रहा है, और अब वो भी टाइम नहीं रहा कि हाँ ठीक है गोरी हो छोड़ दे रहे हैं। अब तो कहा जा रहा है भाग मार मार मार, ये गोरी है बे। दोनों में अंतर समझिए सर। एक टाइम छोड़ दिया जा रहा था, बोला बे गोरी है बे। जैसे ही डॉक्टर ने किडनी निकाली, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लोगों ने कहा अबे ये गौरी का वंशज है, ये तो किडनी निकालेगा अरे निकालेगा। वो उसको तो छोड़िए, लेटेस्ट सुनिए ना। वही, बताइए। तू डाल डाल मैं पात पात। तो अब मोदी जी ने कल ये कह दिया कि वो जीएसटी का सुधार कर देंगे, जी और जीएसटी में सुधार करके वो 2 स्लैब बना देंगे, एक 5% की है, एक 18%। तो अभी मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी का स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि साहब कि हम जीएसटी स्लैब को केवल एक ही रखेंगे, और केवल एक स्लैब होगी 18% की। लो कर Fair लो enough। बात। वही मतलब जो दिक्कत 0% और 5% वाली भी सब 18% हो जाएंगी। दिक्कत वही है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। देखिए उसके साथ जो महारथी है ना, वो खतरनाक टाइप के पैरासाइट है। वो जब तक चूस न लेंगे पूरी तरह से, उसके बाद किसी और शरीर में वास करने जाएंगे, किसी और पार्टी को पकड़ेंगे, लेकिन तब तक लेफ्ट का ये प्रोग्राम है। नहीं, एक कम से कम अभिषेक जी, कम से कम ये तो देख लेते कि 5% के स्लैब में कौन कौन सी चीजें हैं। अब वो अगर बढ़कर के 18% हो जाएंगी, तो उस तबके को, उस वर्ग को, उस समुदाय को, इतनी बड़ी आबादी को जो राहत मिलने जा रही थी 13% की, तो वो तो अपने आप ही जो है वो ध्वस्त किए दे रहे हैं राहुल गांधी। इतनी बड़ी आबादी को आप नाराज किए दे रहे हैं बैठे बैठाए। जी, अच्छा कंटिन्यू ओमकार करें। सर, अब देखने का भी काम राहुल देखिए गांधी। साहब वो क्या है, अब आप इसको थोड़ा सा राहुल गांधी के दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि जीएसटी उनके हिसाब से गब्बर सिंह टैक्स है। तो अगर उसमें से जब गब्बर सिंह की हनक नहीं आएगी, तब फिर कैसा जीएसटी? इसलिए सब कुछ 18%। नहीं संजय सर, अब देखने का भी काम राहुल गांधी करे तो चमचे क्या करेंगे? वो देख के बताएं क्या करना है। राहुल गांधी को सिर्फ बोलने के लिए स्क्रिप्ट दीजिए, इतना मेहनत नहीं करेगा। वो राजा का बेटा है, राजा का बेटा देखता नहीं है, वो तो सिर्फ बोलेगा। मैंने आपसे एक और प्रश्न पूछा था
जी। चलिए वो मैं चलता हूँ अब क्योंकि आपने उसका उत्तर नहीं दिया, तो अब मैं जा रहा हूँ रुष्ट होके नहीं, ओंकार नहीं, जी के नहीं। पास। वो प्रश्न कौन-सा था मैं भूल गया सर। नहीं, मैं ओंकार जी से पूछ लेता हूँ, फिर आऊँगा आपसे। ओंकार जी, ये बताएँ कि ये जो एसआईआर वाला जो सारा मूवमेंट था और इतना एक तरफ तो आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आपने अपने चमचों को भेज दिया एडीआर को, इसको, उसको। एक भी उसमें पार्टी जो थी वो नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट में वो पूरी तरह से फ्लैट हो गया मामला। एसआईआर एज़ इट इज़ कंटिन्यूड और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन फैलाने का प्रयास किया कि साहब कि नहीं आधार एक्सेप्ट कर लिया। आधार कोई नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि साहब आधार के साथ अप्लाई करो, वो तो एन्यूमरेशन फॉर्म में भी है। ये यहाँ पे हो गया दूसरी तरफ जे-एंड-के वाला जो मामला है, वो भी गड़बड़ हो गया। इस तरह से कई सारे जो हैं वो मुद्दे इनके पसंद के, वो बिल्कुल फ्लैट होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको मान लिया है क्या कि साहब कि अब इनका कोई भविष्य नहीं है? संजय जी, 2-3 चीजें हैं। एसआईआर जो मुहिम चल रही थी और उसका जो विरोध इन लोगों ने किया, उसकी हवा तो एक तरीके से बेंगलुरु में जाकर के 1 सवा घंटे का ये प्रेजेंटेशन देकर के राहुल गांधी ने हवा निकाल दी और उन्होंने ये पूरे देश में फैला दिया कि अगर एक महादेवपुरा में इतनी गड़बड़ियां हमने पकड़ ली हैं, जिसके बारे में ये एफिडेविट देने को तैयार नहीं है और उसको विधिवत सौंपने को तैयार नहीं कंप्लेंट के साथ, तो अगर हमने एक विधानसभा क्षेत्र में इतनी गड़बड़ियां पकड़ रखी हैं, तो फिर तो पूरे देश में क्या ही हाल हो रखा होगा। तो वही यही काम तो कर रहा है चुनाव आयोग। जो गड़बड़ी आपने किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पकड़ी है, वही काम चुनाव से पहले बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है और वो इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आपने महाराष्ट्र का रिजल्ट आने के कुछ महीने बाद, तत्काल नहीं, कुछ महीने बाद आपने रायता फैलाना शुरू किया कि साहब वहां पर देखो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में कहीं 8% वोट बढ़ गए, कहीं 11% बढ़ गए, ये तो बेईमानी हुई है, वोट की चोरी की गई है। तो वहां वोट बढ़ गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला महायुति जीत गया और यहां आप कह रहे हैं कि साहब 65 लाख वोट हटाए जा रहे हैं, तो यहां तो उल्टा होना चाहिए बीजेपी के साथ और जदयू के साथ और उनके गठबंधन के साथ। यहाँ तो बढ़ नहीं रहे, यहाँ तो घट रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए था। अब आता है आपके मूल सवाल पर। इन्होंने जो काम कर दिया, माथा पीट रही होंगी ममता बनर्जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जो प्रक्रिया चल रही है वो ठीक है, इसमें कहीं ये सब संविधान सम्मत है, कुछ भी संविधान के खिलाफ नहीं है और इसलिए महुआ मोइत्रा ने भी एक याचिका लगाई थी बिहार वालों के साथ मिलकर के कि यही फैसला हो जाए। पश्चिम बंगाल तक नौबत आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं, लेकिन वो सब ढेर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और हो ही गए लगभग। तो ऐसे में इन्होंने जो भी ड्रामा किया, बेंगलुरु में जाकर के वो 1-1.5 घंटे का जो प्रेजेंटेशन दिया, पूरी मुहिम जो थी इनकी एसआईआर विरोधी, उसकी हवा निकाल दी। ममता बनर्जी को लग रहा होगा कि भाई ये ना तो किसी से विचार विमर्श करता है, ना सलाह करता है और लीड लेने और श्रेय लेने के चक्कर में अकेले मैदान में कूद पड़ता है। और कई बार मुझे लगता है कि अब कांग्रेस में भी किसी की सुन नहीं रहे हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे। पहले सोनिया गांधी थोड़ा बहुत डांट डपट करके समझा करके एक दो लोगों को, सीनियर लोगों को अपने साथ बैठा करके उनको मना लेती थी कि ये इस विषय को इस तरीके से मत छेड़ो, थोड़ा और मंथन कर लो। अब ना तो ये सीडब्ल्यूसी की सुनते हैं जो सर्वोच्च नीति निर्धारक समिति है तो कांग्रेस पार्टी की, ना अपनी मम्मी की सुनते और बहन जी को तो अलग थलग कर ही रखा है। तो ये कुछ चापलूस किस्म के लोगों से घिरे हुए हैं जो जैसे इनको और चापलूस में भी ज्यादातर वो वामपंथी माइंडेड लोग हैं
तो वो एक नारा सा लिख करके जो एक तरीका होता है, वो डपली लेकर के मंजीरे लेकर के जो शुरू होते हैं, उस अंदाज में राहुल गांधी राजनीति करके प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो पूरी तरीके से देखिए, आप कोई बात कहें और उसको आप जनता तक पहुंचा ना पाए और जनता को कन्विंस ना कर पाए, तो आप समझ लीजिए कि आप लीडर के तौर पर पूरी तरह विफल हैं। दूसरी बात जो अभिषेक जी ने कही थी, अरे भाई आप इतने चुनाव हरवा चुके पार्टी को, और ये सोनिया गांधी की सनक है कि मुझे अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनवाना ही है। तो अगर पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ है तो सोनिया गांधी की सनक की वजह से और पुत्र मोह की वजह से हुआ है। और वो गलतफहमी जो सोनिया गांधी को है कि भाई इनके परनाना प्राइम मिनिस्टर रहे, इनकी दादी प्राइम मिनिस्टर रहे, इनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर रहे, तो ये क्यों नहीं बन सकते, हमारा तो ये खानदानी जो है हक बनता है। तो उसने जो है राहुल गांधी को कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं एक परिवार को जानता हूं, उनके परिवार का जो बेटा था वो थोड़ा सुरीला है, अच्छा खासा गा लेता है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। उनके पिताजी को ये गलतफहमी हो गई, उन दिनों सचिन तेंदुलकर की बड़ी धूम थी साहब, उनकी बहुत सारी पारियां जो है बड़ा चर्चा का विषय बनती थी। उनके पिताजी को अचानक लगा कि अगर मैं भी अपने बेटे को सचिन तेंदुलकर बनवा दूं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमारा जो है जीवन स्तर कहीं का कहीं पहुंचेगा। तो इसके युवराज के पिताजी को अप्रोच किया गया, योगराज को, उससे ट्रेनिंग शुरू करवा दी चंडीगढ़ में। वहां उसको रखा गया हॉस्टल में, पैसा भी खूब खर्च किया गया। वो ना तो क्रिकेटर बना, ना बनने के लायक उसमें क्षमता थी, ना वो सिंगर बना, और आज वो लड़का फ्रस्ट्रेटेड है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी दिशा क्या होगी और मेरा आगे का जीवन कैसे होगा। ना वो पढ़ाई की तरफ ही उसका ध्यान रहा। तो राहुल गांधी के साथ ये दुर्घटना हुई है संजय जी। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। अब तमाम तरह की खबरें आती रहती हैं, बार बार विदेश यात्राओं के पीछे तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं। कोई कहता है कि टूल किट लेकर के लौटेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सलाउद्दीन शोएब चौधरी जिन्होंने आपको भी इंटरव्यू दिया था, मुझे भी दिया था, उनका कहना है कि इनकी तो बीवी भी है, इनके तो बच्चे भी हैं, ये उनसे मिलने के लिए जाता है। वो तो है ना, वो हुआनिता विंची। तो इस आदमी की जिंदगी का कबाड़ा करके रख दिया इसकी मम्मी ने। महत्वाकांक्षाएं उनकी, बोझ लाद दिया राहुल गांधी के सिर पर। शुरू शुरू में लोग कहते थे कि बड़ा मृदुभाषी है, बड़ा सलीके से बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि जब तक डिब्बा बंद था तब तक सब वहम में थे कि पता नहीं इसमें क्या होगा, और जैसे ही डब्बा खुला पता लगा कि खाली है। तो ये हालत इनकी आज हो गई है सर। अभिषेक जी, अब आपका चांस है। 8वीं कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी, अभी अभी मुझे ज्वर ने छोड़ा है। राजा साहब के बेटे थे, कोई काम धाम नहीं करते थे, दोस्तों के साथ खूब ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। राजा साहब बार बार कहते थे कुछ काम करो नहीं तो कैसे गद्दी संभालोगे। एक दिन गुस्से में उन्होंने बुलावा भेजा, तो किसी ने चमचे ने कहा कि उनको ज्वर ने पकड़ रखा है, मतलब फीवर। दर्शकों को बताऊं, ज्वर मतलब फीवर होता है। आए तो देखे दोस्त उनके भागे तेजी से। साहबजादे खड़े हो, बोला क्या कर रहे हो? तो बोला अभी अभी मुझे ज्वर ने छोड़ा है। तो वो जो सड़क से भाग रहे थे, वो ज्वर जो है राहुल गांधी का, सुप्रिया सुनेत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश जैसे लोग हैं सर। वो जब तक पकड़े हैं ना, इनको वास्तविकता का पता नहीं चल रहा है सर। योगेंद्र और जब यादव तक को मत भूलिए, योगेंद्र नहीं यादव को मुझे, मत भूलिए, कन्हैया अब क्या कुमार को बोलूं मत योगेंद्र भूलिए। यादव के लिए। वहां बहुत नवरत्न हैं छिपे हुए। नहीं, लेकिन योगेंद्र यादव को तो बेरोजगार किया ना साहब, राहुल गांधी। योगेंद्र यादव को तो सुप्रीम कोर्ट तक ने परमिट कर दिया। जी वो ठीक है, लेकिन आंदोलन तो करने खुद निकल पड़े राहुल गांधी, जबकि प्रोफेशनल तो योगेंद्र यादव थे। तो बेरोजगारी का असर तो दिख रहा है यहाँ भी। तो ये स्थिति बहुत खतरनाक है सर। सिर्फ वो बेरोजगार नहीं, मैंने तो देखा एक दवायर वाली अपना यूट्यूब चैनल खोल रही है। बताइए।
चरम पर बेरोजगारी है और मोदी जी कह रहे हैं बेरोजगारों को 15,000 देंगे। जैसे ही ये सोचा कि 15,000 में हम भी उस योजना में शामिल होंगे, क्या मोदी जी ने क्लियर कर दिया, नहीं वो पहली प्राइवेट नौकरी पे, बताओ। मतलब ये लोग बेरोजगार वाले पॉइंट पे भी एलिजिबल नहीं हो रहे, न तेजस्वी हो रहे हैं, न राहुल हो रहे हैं, न दवायर वाली हो रही है। बहुत विकराल स्थिति है सर। तमाम हमने सुना कोशिशों के तेजस्वी जी बाद, ने तो स्वतंत्रता दिवस मनाया ही नहीं। अरे तो जब स्वतंत्रता नहीं है तो कौन बात का मना है? कितना टेंशन है एक आदमी के सर के ऊपर। एक प्रोपेगेंडा अभी 2 दिन पहले फैलाया गया एक न्यूज चैनल के थ्रू कि चिराग पासवान ने एनडीए छोड़ दिया। भाई सभी लेके कौवा कान लेकर के उड़े। मैंने व्यक्तिगत उनसे बात की, उन्होंने बताया कि स्टेटमेंट वाज कि मैं बिहार में वर्तमान सरकार में एनडीए का हिस्सा नहीं हूं। आप बताइए अभिषेक जी क्या गलत? जब मेरे कोई विधायक ही नहीं है तो मैं एनडीए का हिस्सा हूं कहां? न मैं तो सत्ता में हूं। मैंने तो ये कहा था। अब लगातार ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच दूरियां बढ़ाने वाले स्टेटमेंट या आर्टिकल से नहीं बढ़ेगी, ये बात लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैंने पहले ही क्लियर कर दिया मैं तो हनुमान हूं, तो लंका किसकी जलेगी? अब ये बात के बावजूद अगर लोग बार बार ये प्रयास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि इसी से हो जाएगा। आप देखिए ऐसा कोई पहला प्रयास इनके बारे में नहीं है। रोज मोदी और अमित शाह के बीच में लड़ाई हो रहा है, रोज योगी और अमित शाह के बीच में लड़ाई हो रहा है। एक चैनल का तो पूरा टेम्पलेट सेट हो गया, एक नहीं ऐसे कई चैनल जो लगातार रोज सरकार गिरा रहे हैं कि लाल किला से अगला भाषण राहुल का, लाल किला से अगला भाषण राहुल का, और वो दिन नहीं आ रहा है। सिर्फ सुनाई पड़ रहा है चमचों के मुंह से, लेकिन वो दिन नहीं आ रहा है। तड़प है वो ना सर। दूसरी वहाँ सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर देना चाहिए, सतर्क कर देना चाहिए कि किसी और दिन में ये वहां जाकर के भाषण देना शुरू ना कर दें। मैंने बोला था सर के ऊपर जो है वो गंभीर असर है सोशल मीडिया का, बताइए ओमकार सर। नहीं, मेरा तात्पर्य था महुआ मोइत्रा वाले बात पे भी कि भाई दुश्मन बढ़िया से बढ़िया दे दो, लेकिन मित्र राहुल गांधी और संजय राउत मत देना। मेरे जीवन की अंतिम अभिलाषा है सर। भाई ऐसे लोगों से, ये लोग मित्र नहीं है, ये लोग बहुत खतरनाक किस्म के दुश्मन है। तो अब आपको अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो अपना काम कर ही दिया। उर्दू वाला उन्होंने देखिए तो पूरा पीडीए का ऐसा मामला सेट किया कि कुछ पूछिए मत। पूजा पाल को खड़े खड़े निकाल दिया और राहुल गांधी ने उसको आप पर क्या नाम है, रजन्ना, उसको तुरंत खड़े खड़े निकाल दिया। हाँ हाँ हाँ। आप ये कह रहे हैं सर, एक चाटुकार ने कल लिखा ट्वीट में कि अखिलेश यादव जो बैरिकेड पार कर रहे थे वो एक्चुअली भारत छोड़ो आंदोलन में जिस प्रकार से नेहरू योगदान दे रहे थे वो वाला मोमेंट था। किस कदर की चाटुकारिता है सर ये, कि कंपैरिजन भी कर रहे हैं तो नेहरू के साथ। भाई साहब यहाँ तो एंटी मोदी समर्थक खार ही खाए हुए हैं उसी पॉइंट पर। आप देखिए कि कंपैरिजन कहां होता है, क्या क्या कर रहे हैं। मोदी जी ने संघ के बारे में कल प्रशंसा कर दी लाल किले से। अब सारे चमचे, कल से ही मैं देख रहा हूं, लगे पड़े हैं संघ को गाली देने में। भाई तुम्हारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तुम बिहार इलेक्शन की तैयारी करो ना यार। तुम कर क्या रहे हो तुमको पता है? बिहार इलेक्शन की तैयारी छोड़ के तुम सारा काम कर रहे हो, वोट चोरी के नाम पे, यहां वहां आंदोलन के नाम पे, लेकिन तैयारी कहां है? 15-20 दिन बाद चुनाव आयोग डेट बता देगा, उसके बाद 10 दिन के अंदर सबको पहले चरण का नॉमिनेशन फाइल वगैरह करना पड़ेगा। तुम्हारा सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, कैंपेनिंग कोई डिजाइन नहीं है, और तुम आरएसएस को गाली दिए जा रहे हो। वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी इनको अपनी पिच पर लेके आते हैं और फिर स्पिन गेंदबाजी होती है रफ में, पैच में बॉलिंग करके, एक शॉर्ट लेग लगा के, ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। एक्चुअल में इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये दो ऐसे नेताओं के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, मोटा भाई और नरेंद्र मोदी। वो इनको किसी दूसरे काम में लगा देते हैं और वहां पे बीजेपी के सारे घुटे हुए जितने नेता हैं वो और आरएसएस की पूरी टीम वो जमीन पे जाकर के काम करना शुरू कर देती है।
अब आप देखिए कि महाराष्ट्र कैसे जीता गया, उसके बाद दिल्ली कैसे जीता गया, और दिल्ली से निवृत्त होने के बाद वो पूरी टीमें बिहार में जाकर के निचले स्तर पर काम कर रही है। अभिषेक जी को अच्छी तरह पता होगा। और ये क्या कर रहे हैं, ये ये निचले स्तर बेंगलुरु पर में काम नहीं कर रही है सर, निचले स्तर पर वोट चोरी का प्रोग्राम बना रही हैं। मैं वही तो कह रहा हूं सर। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो एसआईआर ही एसआईआर चिल्ला रहे हैं, इस कोर्ट से उस कोर्ट फांद रहे हैं ना। अब 17 तारीख से आप वोट यात्रा शुरू करेंगे, वो आपका ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। आप तो सर इतना चुनाव करवाए हैं, आप लोग इतना चुनाव देखे होंगे। वोटिंग के बाद एक फॉर्म साइन होता है सर, सभी जो बूथ पर पोलिंग एजेंट होते हैं सर। 17C। वो बताइए सर, उस वक्त भांग पी के कांग्रेस के एजेंट साइन करते हैं क्या 17C फॉर्म पे? कि हम वोट चोरी हो रहा था उस वक्त भांग पिए हुए थे या माल फूक रहे थे? नहीं, लेकिन राहुल गजब। गांधी को बताया नहीं ना किसी ने। राहुल गांधी को नहीं बताया किसी ने कि 17C फॉर्म जो है वह क्यों साइन कराया जाता है, और क्या वो जो होता है 250 सांसद पहुंच गए थे चुनाव आयोग में, बैरिकेड तोड़ करके जाने का प्रयास कर, उनमें से किसी को पता नहीं है। चलो मान लिया एक बच्चा है, लेकिन बच्चा अगर बोल रहा है कि मटके के अंदर हाथी के पांव को डालना है, तो सब 249 मिलकर डालेंगे क्या? कोई तो एक बुद्धिमान आदमी आके समझाएगा कि बेटा संभव नहीं है, हाथी बहुत बड़ा है, मटका बहुत छोटा है, उसके अंदर हाथी नहीं जाएगा। और ये जो आप सवाल खड़ा कर रहे थे ना कि वो अखिलेश यादव बैरिकेड लांग रहे थे, अब मुझे ये बताइए कि कौन आदमी डेस्परेट नहीं हो जाएगा जब वो देख रहा है कि भाई भी लाइमलाइट में है, बहन भी तालियां बजा रही है बस में बैठ करके, सारा फोकस उन्हीं दोनों पर जा रहा है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो आदमी कूद फांद करेगा कि नहीं करेगा। उसको भी लाइमलाइट सुर्खियों में हुआ, लेकिन सर उसको भी सुर्खियों में आना है या नहीं आना है। तो अखिलेश यादव वो थोड़ा बहुत वो वहाँ लखनऊ में एक दीवार फांद करके पार्क के अंदर गए थे, या दिल्ली में एक बैरिकेड फांद करके वो दूसरी तरफ कूदे, तो बताओ आप लोगों को जो है उसी पर ऐतराज हो जाता है। थोड़ा बहुत तो नहीं है। सुर्खियां उनको भी मिलनी चाहिए। नहीं, बेहोशी वाला मोमेंट उससे ज्यादा अच्छा था। देखिए सर कैसे गर्मी में बस में जिस प्रकार से महुआ बेहोश हुई थी। एक बार तो संजय सर भी बेहोशी वाला फोटो ट्वीट करने पर विवश हो ही गए। देखो यार कितना अच्छा लग रहा है। फोटो से अच्छा उनका वीडियो था। मैं यही आपसे बुलवाना चाह रहा था सर। देखिए ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि जो चीजें हैं, ये सब ड्रामे के बावजूद आप बिहार चुनाव की तो तैयारी में नहीं है ना, कैसे जीतेंगे सर? नहीं, मैं तो पहले और ऊपर पूजा से पाल के बारे में पूछना चाहता हूँ, उसके बारे में तो आपने बताया नहीं है। तो पूजा पाल के बारे में क्या ही बताएं सर। अगर आदमी कोई कह रहा है कि नहीं, मैं ब्राजील की तरफ से गोली हूं और सारे गोल जो फ्रांस मारेगी मैं रोकूंगा नहीं, उसे मैं जाने दूंगा। और नहीं तो एक आदमी आज एक और डिफेंड आपको करने बताऊं, एक और किस्सा हुआ है वहां पे। जी आज क्या कल एक और किस्सा हुआ पूजा पाल के बाद। जी समाजवादी की एक विजमा यादव है, वो कह रही हैं कि साहब कि हमारे पति को मारा गया था AK-47 से, उसका बदला भी योगी जी लेवें। सबका बदला योगी जी लेंगे तो फिर लोग योगी जी के पास ही जाएंगे ना। अखिलेश बाबू के पास, अकलेश बाबू के पास कौन जाएगा? अब आप फिर कहेंगे सर मैं बिहार पे आ रहा हूं, ये ब्रेक पॉइंट तो बिहार में भी आ रहा है। अजय यादव से लेकर के जिस यादव भाई का हाथ काटा गया था बेदर्दी से मार करके, वो सब तो यही बोल रहे हैं। वो पॉइंट तो उठेगा ही सर। इनफैक्ट एक तो ये भी बोल रहा है, बताओ यार उनको निकाला तो क्या निकाला? यहां तो उनकी पत्नी को अपमानित करने पर जिस यादव का खून खौला उसने मौलाना को जाके दूर मतलब टीवी चैनल पे रेल दिया, उसको भी पार्टी से निकाल दिया। तो उनकी प्रतिबद्धता मुसलमानों के लिए है, जैसे पिताजी ने खुद कहा था उनके पिताजी ने कि भाई मैं तो हूं ही मुसलमानों का, मैं तो हूं ही मुल्ला मुलायम, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे इस नारे से प्रसन्नता मिलती है। अखिलेश जी को भी प्रसन्नता मिलती है। वाई कम्युनिटी की कोई वैल्यू नहीं है, वो टूट रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रही बात की पाल कम्युनिटी क्या करेगी, अच्छा मैसेज दिया उन्होंने। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी, एक बात बता दूं आपको, पाल कम्युनिटी ने
2024 में लोकसभा में होलसेल अखिलेश यादव को वोट दिया था। बहुत बहुत इस से बार दिया। इस बार बड़ा भारी नुकसान होने वाला है, लिख लीजिए। ये इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रयागराज, कौशाम्बी, इसके आसपास के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इस बार। नहीं, मैं कहता हूं कि अभी क्यों नहीं, उठाना ये पड़ेगा, अभी और यूपी इस आपने प्रकार के बयान कानपुर आने चाहिए। कानपुर देहात, कन्नौज, ये क्षेत्र जो हैं, इसमें भी इनका बहुत प्रभाव है। अभी अखिलेश आ रहे हैं सर, हमें तो ये माहौल बनाना है। अभी आप देखिए, हाँ, आ रहे हैं अखिलेश। आ रहे हैं अखिलेश, फिर इनका तेवर देखिए। मैं तो कह रहा हूं कि अब सभी राष्ट्रवादियों को बताना चाहिए योगी सरकार डेंजर में है। तब इनका जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और उसके बाद इनका बिहेवियर देखिएगा, आने से पहले कह रहा हूं। तो ये वाला काम जब तक नहीं होगा, जैसे कि अभी मैंने बोला बिहार में भी कि जब तक 2-4 बंद नहीं होगा कैसे बीजेपी जीतेगी। पहले ही बंद के बाद स्थिति देखिए दिख रही होगी कि बताइए, ठेला लूट लिया, सिगरेट की दुकान लूट ली। अरे ये भी कोई लूटने की चीज है? मतलब आप देखिए कि मान लीजिए कोई एक गरीब सिगरेट की, बीड़ी की, पान की दुकान की एक टपरी लगाए हुए, आपने बंद के बहाने उसका सारा सिगरेट लूट लिया। तो ये जो तुच्छापना है ना, इनको सत्ता में कभी नहीं आने देगा। और ये ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनका समर्थक ही वैसा है। जैसा समर्थक वैसा ही ना मालिक होगा, मालिक उससे अलग तो होगा नहीं। जी, तो चलिए ये थोड़ा स्थिति है। विषयांतर करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है जी, ओंकार जी। कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? देखिए, मीडिया में जो अटकलें लगाई जा रही हैं और जो नाम आ रहे हैं, मनोज सिन्हा से लेकर के देवव्रत आचार्य तक के, और हरिवंश से लेकर के कई लोगों के नाम, शेषाद्री की आचार्य की भी नाम आ रही है। कई लोग नाम अलग अलग प्लांट कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं जिस तरह की वर्किंग है प्राइम मिनिस्टर की, और जो जो एक सरप्राइज एलिमेंट उनकी तरफ से हमेशा से सामने आता रहा है, उसमें किसी का भी नाम ले देने से आपकी अपनी विश्वसनीयता प्रभावित होगी। तो इसलिए इनके मामलों में इस तरह की कयासबाजी या अटकलबाजी लगाना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि कल फाइनली मीटिंग होने वाली है, कल या परसों, क्योंकि 21 तारीख लास्ट है नॉमिनेशन दाखिल करने की, और 21 को ही नॉमिनेशन दाखिल होगा बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर, जिसका भी होना है। और 18 तारीख से चूंकि पार्लियामेंट फिर से बैठ रही है, तो एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के सांसद भी रहेंगे। एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं को भी मुझे लगता है कि बुलाने की तैयारी हो रही है, चंद्रबाबू हों या दूसरे लोग हों। तो एक मीटिंग होगी फाइनली, और उसके बाद जब मोहर लग जाएगी तो फिर 21 तारीख को, जो एक तौर तरीका होता है पूरे गरिमापूर्ण तरीके से, क्योंकि आप याद करिए वो मंजर जब इनको धनखड़ साहब को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया था, तो अमित शाह से लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां उनको दिल्ली में ठहराया गया था, तो रात को उनको बधाई देने के लिए पहुंचे थे और उसकी लाइव कवरेज हुई थी। तो इसी तरीके से बहुत गरिमा के साथ, बहुत समारोह पूर्वक नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चयन भी होगा, और सब जितने भी एनडीए के घटक दल हैं वो नॉमिनेशन के समय मौजूद भी आपको दिखाई देंगे। लेकिन नाम को लेकर के एक सरप्राइज एलिमेंट आएगा कुछ ना कुछ, और कुछ चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। मैंने पिछले हफ्ते या उससे पहले हफ्ते कहा था कि ये भी हो सकता है कि दोनों पदों पर महिला उपराष्ट्रपति भी और राष्ट्रपति भी दोनों पदों पर हों, और इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। जी, आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे अभिषेक जी के बिहार ओपिनियन पोल की। साहब, आप तो एक तरफा ओपिनियन पोल दे रहे हैं, तो ठीक नहीं है। नहीं ये ठीक है सर। मैं बिहार को लेकर के बहुत गंभीर हूं इस बात पर
कि बिहार में एनडीए सरकार बना रही है और 2020 की तरह कोई बहुत ज़्यादा मुझे अभी जो स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं दिख रहा है। हाँ, प्रशांत किशोर का अपना राइज़ है, प्रशांत किशोर की बातें हैं, लेकिन जब भी आप सेकंड क्वेश्चन उनसे ये पूछते हैं कि आप वोट प्रशांत किशोर को देंगे? तो बोला नहीं वो तो लास्ट टाइम हम देखेंगे कि वहाँ पे राजद जीत रहा है या बीजेपी जीत रही है या प्रशांत किशोर। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर को वोट देने से राजद जीत जाएगी, तब हम उधर नहीं जाएँगे या फिर राजद वाले भी जो समर्थन में 1 आध 2, 4, 5% कुछ लोग हैं। सबसे खतरनाक स्थिति इस पूरे बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ ये है कि उनका अपना भाई जिस प्रकार से कल जहानाबाद में थे सर, और जहानाबाद में सर आपको तेज प्रताप यादव के समर्थन में भीड़ देखनी चाहिए थी, अच्छी खासी भीड़ थी सर। तो वो जिन प्रत्याशियों के समर्थन में अभी से ही चुनावी यात्रा में है, और तेजस्वी यादव तो अपनी चुनावी यात्रा में निकले भी नहीं है, तो क्या तेज प्रताप यादव को आपको क्या लगता है कुर्मी समाज का वोट मिल रहा है, कुशवाहा समाज का वोट मिलेगा? कितना मिलेगा उसको? 1-2%? मैं कहता हूं 1% मिलेगा। ऐसी 53 सीटें थी सर जो 1% से यहां वहां हो रही थी। आप स्थिति की गंभीरता का, अच्छा मैं कह रहा हूं 1% ही सही। ओवैसी ने बोला था तुमने मेरे 4 तोड़े हैं और मैं तुम्हारा 40 बताऊंगा तुमको। मैं सिवान गया था, सिवान में ओवैसी के साथ लोग खड़े हैं, अब वो खुल के बोल रहे हैं कि हम 19% है, काहे यादव सीएम बनेगा। कहां तक आप जी, मैं मानता हूं कि मेजॉरिटी मुसलमान वक्फ बोर्ड के नाम पर मतलब जातीय जनगणना उल्टी पड़ गई। इन्होंने ही खुद उल्टी पड़वाई है। मैं वही कह रहा हूं जो अभी ओंकार सर ने बोला ना कि इनके साथ मोदी और अमित शाह समस्या है, ये उलझे रहते दूसरी चीजों में। तेजस्वी यादव को क्या आवश्यकता थी वक्फ बोर्ड को लेकर के मंच पर जाने की? आपको मुसलमानों का तो वोट मिल जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी वो लेते हैं कि वक्फ बोर्ड ने यादवों का जमीन नहीं छीना है, और जिसका छीना है वो राजद को वोट करेगा। इतना पागल है क्या? स्थितियां बदली हुई हैं सर। नीतीश कुमार का कोर वोटर बिल्कुल नहीं टूट रहा है, और खास करके महिला वोटर तो कतई नहीं टूट रही है। मेरा मानना है कम से कम 150 से 160 की सीट आराम से एनडीए के पास है। ऊपर जा सकती है, वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उसके नीचे के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। एकदम वन साइडेड ये जाएगा। एक और पॉइंट मैं बता दूं, शाहाबाद प्रमंडल में पिछली बार पूरे प्रमंडल में सर 2 सीट जीती थी। इस बार तरारी जीतेगी, आरा जीतेगी, जगदीशपुर मुझे ज्यादा चांस लग रहा है जीतने का, तो 3 सीट तो भोजपुर जिले से हो गया सर। अगियां मुश्किल होगा। शाहपुर अगर दोनों भाई आपस में नहीं लड़े तो मुझे लगता है कि वो भी बीजेपी जीत जाएगी। और स्थिति जो है बहुत खराब है राजद की। उसी प्रकार से 4000 वोट से मात्र करहगर की विधानसभा सीट हारी थी रोहतास में, तो इस बार जीतेगी एनडीए। डेहरी वाला आप तो 150 से ऊपर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं 150 से ऊपर प्रेडिक्ट कर रहा हूं। और ये अभी का सिचुएशन में सर, ये तब है जब मोदी, अमित शाह, योगी पूरा मिशन मोड पे, चिराग, अशोक चौधरी से लेकर के इनकी पूरी टीम, ललन सिंह से लेकर के, वो भी आ गया है। पिछली बार इनकी तरफ था तो मोकामा जीत गए थे। इस बार अनंत सिंह कह रहा है कि हम लड़ेंगे। राजद कुछ किया है जी? हम लड़ेंगे चुनाव, कहां से लड़ेंगे? जदयू से लड़ेंगे? आओ का हो गई है। तो आप ये देखिए कि उसका भी असर पड़ता है। बहुत मुश्किल है इनकी डगर पनघट की। तो हमको लग रहा है कि झंडा नहीं फहरा के ही समझ में आ गया है कि नहीं नहीं नहीं, आगे भी मौका नहीं मिलने वाला है सर। नीतीश से आएगा सर। नीतीश से आएगा है? क्या मतलब? नीतीश जो है जीवन पर्यंत मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब सर देखिए, कुछ भाग्य होते हैं, कुछ कर्म फल होते हैं। कुछ कार्य ऐसे किए होंगे उन्होंने पूर्व जन्म में जो अभी तक फल मिल रहा है।
इस जन्म में भी कुछ कार्य तो हैं ही अच्छे, मैं तो मानता हूं। तो देखिए बार बार क्या दिक्कत होती है ना कि एक हुआ था अभी कुछ दिन पहले, इनके लिए माहौल बनना शुरू हो गया था, ये बिल्कुल अखिलेश की राह पे है। आते ही उन्होंने, एक ने बोला आने दो 90 वाला दशक, 90 वाला दशक लेके आएंगे। फिर एक बोला कि सब भूमिहारों को टाइट करेंगे। एक ने भूरा बाल साफ किया, साफ करो रिपीट कर दिया। तो जैसे जैसे चुनाव आता है इनके बयानवीर अखिलेश यादव से कम थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही अफजाल अंसारी जैसा इधर है। अफजाल अंसारी के बेटे थे ना मुख्तार के, जो बयान दिया था किसी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने देंगे, वो बयान यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी वो अच्छा। बयान आ रहा है हाँ, कि वो तो हम भाजपा सुने थे कि समर्थक हम जब आ जाएंगे तो हम बिल्कुल पहले जैसा ही टाइट करेंगे, हाँ, टाइट करके सबको। तो आप अफसर लोग को धमकी दीजिएगा कि पहले जैसा टाइट करेंगे, और अफसर लोग टाइट होने के लिए बैठा हुआ है। ये सारी चीजें करना क्यों है? आप और अब आपने कर दिया है, अब आप पीछे नहीं जा सकते। आपका समर्थक पहले से चिल्ला रहा है कि हाँ टाइट करना है। तो स्थितियां जो है इनके जो है अनुकूल नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने अनुकूल बहती हुई हवा को अपने प्रतिकूल किया है, बोला कि नहीं हमको नहीं चाहिए सत्ता, हम ऐसे ठीक है। जी। आप भी कुछ बिहार के बारे में पूछना चाहेंगे अभिषेक जी के ओपिनियन पोल में? मैं केवल एक टिप्पणी करना चाहता हूं संजय जी। देखिए, जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, और वो केवल कही नहीं थी, उस पर उन्होंने अमल भी किया है। उनका कहना था कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है पूरा, ऊपर से लेकर के नीचे तक, वो तो संपन्न है और विकास की गति में शामिल है, मुख्य धारा में शामिल है। लेकिन जो पूर्वी छोर है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, वो पिछड़ गया है। गलत नीतियों की वजह से, या चाहे जो कह लीजिए उपेक्षा की वजह से, या दिल्ली की जो भी रीतियां नीतियां रही हैं, या मैं कहूँगा कि नालायकियां रही हैं उनके चलते। और उसका असर ये हुआ है कि सतत प्रयास के चलते उड़ीसा में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अलग बात है कि झारखंड में वो नहीं बना पाई, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब उनकी सरकार है, और बिहार में लगातार भारतीय जनता पार्टी के संबल वाली, समर्थन वाली सरकार चल रही है। एक किला बचा हुआ है पश्चिम बंगाल का, और 15 साल से चूंकि वहां पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, एक एलिमेंट जो है वो रहता है। बात ये है कि आप जो जन भावनाएं हैं, या जनाक्रोश है, या मुद्दे हैं जिन पर ऐसे लोगों को भी आप साथ लेकर के आ सकते हैं जिनमें हिचक रही है कुछ वजहों से, और जिनको वहां गुंडे बदमाश टाइप लोग जो है जाकर के धमकाते रहे कि वोट तो तुम डाल दोगे कमल पे, लेकिन उसके बाद तुम्हें कौन बचाने आएगा। और वहां पर हिंसा भी होती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी हमने देखा था कि 15-20 दिन तक, बल्कि 1 महीने तक किस तरह का वातावरण था, और लोग तो बल्कि खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ही कटघरे में खड़े कर रहे थे। और गलत नहीं था कि आप कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, वोटर्स को संरक्षण ही नहीं दे पा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थितियां कुछ नहीं है। तो ये जो क्रम शुरू हुआ है, पूर्वोत्तर के राज्य हमने देखे हैं, या तो बीजेपी की सरकारें हैं या उनके सहयोगियों की सरकारें हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो पूरब का है, जिसमें ये सब राज्य आते हैं, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती है, तो फिर दक्षिण का किला बचेगा। तो दक्षिण में भी, कर्नाटक में तो आने जाने वाली स्थिति रहती है, 5 साल के लिए ये, 5 साल के लिए वो। पर तमिलनाडु अभी तक भी इनके लिए एक रहस्य का प्रदेश बना हुआ है। वहां अभी उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। जिस चीज की इंतजार की जा रही थी, अन्नामलाई को कुछ सम्मानजनक ये पद दें और फिर उनके वहां पर दौरे शुरू हों, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीजें अभी इंतजार में ही हैं। तेलंगाना एक और दूसरा राज्य है जहां इनकी संभावना बनती है, बल्कि बन सकती है,
अगर वहां पर थोड़ा और ताकत के साथ ये प्रयास करें। आंध्र प्रदेश में इनके एलआई हैं और वो अगर ठीक तरीके से काम किए पवन कल्याण के साथ मिलकर के तो वहां पर कंटिन्यू भी हो सकती है सरकार। तो ये सारी चीजें हैं, ये सूरत हाल है। और अगर उड़ीसा के बाद बिहार फिर रिपीट हो जाता है जैसा अभिषेक जी कह रहे हैं, और हमको लग भी रहा है कि बिहार में रिपीट होगा और अच्छी तरीके से होगा, और चूंकि महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे आपके सबके सामने है, जहां इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी कि 232 सीटें 132 सीटें तो अकेले बीजेपी की हो जाएं और उनके सहयोगियों की मिलकर के, और जो इनका महाविकास आघाड़ी था वो 50 सीटें भी टच ना कर पाए। तो वैसी स्थिति, चूंकि वेव है, और महाकुंभ को मैं बहुत ज्यादा पीछे की घटना नहीं मानता हूं, भगवान राम के मंदिर को भी मैं बहुत पीछे नहीं मानता हूं, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये भी, इसका बिहार के मतदाताओं के मन मस्तिष्क पर एक असर आप देखेंगे। जानकी माता का मंदिर भूल ही गए सर, पहला मंदिर है जी हाँ। जो सरकार बनवा रही है, 850 जो करोड़ 800 करोड़ से ज्यादा वहां खर्च किया जा रहा है। राम जी के अब मंदिर तो आएंगे ये तो पर्यटन बढ़ेगा, बिहार में भी आना ही होगा जानकी माता का मंदिर का दर्शन के लिए पूरा देश के लोग को। तो हमारा जो है ये पंचमक्कार गैंग कुछ बोल नहीं रहा है साहब, सरकार खर्च कर रही है पैसे, बताइए मंदिर के ऊपर। नहीं, तकलीफ तो है, लेकिन करे क्या? नीतीश कुमार को कोई सेकुलरिज्म का ही तो ज्ञान नहीं दे सकता। ओह हाँ, तकलीफ वो तो सेक्युलर ब्रिगेड के परम योद्धा वो है। वाला तकलीफ है, लेकिन करें क्या? मोदी जी किए होते तो ज्ञान देते, लेकिन यहाँ तो थोड़ा मुश्किल है ना। ये पोजीशनिंग जो है ये थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। करें तो क्या करें? ऊपर से जैसे कोई ज्ञान देगा तो लोग बोले तुम ही थे ना जो पटना का हनुमान मंदिर जो 5-5 हॉस्पिटल चलाता है उसको तोड़ने के लिए रात में पहुंच गए थे। काम कुकर्म ऐसे हैं, उन कुकर्मों का परिणाम एक बार में खत्म नहीं होगा सर। लोग कर्म करते हैं, इन्होंने कुकर्म किया। आपकी आवाज टूट रही है। हाँ, टूट रही चलिए, आवाज। अब तो वैसे भी समय हो गया है, तो हम आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। तो सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को और अभिषेक जी को, दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।